अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना अलियास और प्रोग्राम का नाम है ब्रेकफास्ट विद सज्जाद। मीर आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक मैं है, बिल्कुल खैर। ठीक ठाक। ट्रम्प आपका जीत रहा है, हाँ जी। क्या होगा? सैंडर्स हार रहा है, राइट आ रहा है, लेफ्ट जा रहा है, क्या हो रहा है? अनप्रिडिक्टेबल, यू कैन नॉट से एनीथिंग। अमेरिका किधर जा रहा है? बड़ा सोचने वाली बात है। कहते हैं 68 के बाद ये एक तरह का ऐसा इंतखाबात आ रहा है जबकि पार्टियां जो हैं वो बिल्कुल एक नया रुख इख्तियार करेंगी। टेड क्रूज बाहर चला गया, हैरत की बात है। रॉकफेलर और रूजवेल्ट ने जो एक बैलेंस दोनों पार्टियों का कायम किया हुआ था, कहते हैं कि शायद अब कुछ बात आगे जाने वाली है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब कुछ पाकिस्तान की खबरों की भी बात कर लेते हैं। अपने पहले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है हेडलाइंस। जी मीर साहब। जी, पाकिस्तानी खबर का लफ्ज़ अच्छा इस्तेमाल किया। आजकल लगता है दुनिया में कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने ट्रंप की बात ऐसे जो के लिए कर दी। जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में हो रहा है। कल नौशहरा सिग्नल कोर पे खिताब करते हुए जनरल रहील ने एक खिताब दिया। अच्छा, एक फ़ौज का ट्रेंड हो गया है कि हमारे चीफ ऑफ स्टाफ कुछ बात करते हैं और उनका ISPR का महकमा उसको और ज़रा चिज़ल्ड आउट करके बड़े खूबसूरत अंदाज में वो प्रेस को पहुंचा देता है। ट्वीट तो आसिम बाजवा करते हैं सिर्फ, लेकिन प्रेस रिलीज तो ISPR की तरफ से होता है, बाकायदा ऑफिशियल स्टेटमेंट होती है। इसमें यह कहा गया कि हम बिला इम्तियाज़ एहतसाब चाहते हैं और मुल्क की सालमियत के लिए बहुत ज़रूरी है और फ़ौज हर किस्म की इस सिलसिले में मदद करेगी, हमायत करेगी इसकी। अब इस पर एक बहस शुरू हो गई कि फ़ौज का मकसद क्या है, ये टाइमिंग क्या है। सलमान गनी ने बल्कि यही पूछा, टाइमिंग क्या है। अच्छा, पूछने की वजह यह है कि आज नवाज़ शरीफ पहुंचना था और सुबह सुबह आपने बयान दे दिया। नवाज़ शरीफ बड़े मूड में आ रहे थे, लगता था कुछ करने वाले हैं और लगता था कि ये जो ख्याल था कि नवाज़ शरीफ वापस नहीं लौटेंगे, गोया वो चले गए हैं। डॉक्टर आसम ने तो ऐलान कर दिया था वो आने के लिए नहीं गए हैं। तो कल मैंने कहा था ना कि उनके राब्ते लगता है कटे हुए हैं, अपने सोर्स के साथ थे। तो वो वापस आए और वापस आके उन्होंने रात को पहुंच भी गए, कुछ एक बयान भी दिया। अच्छा, वो वापस आ रहे थे और लगता था कि कुछ आज 2-4 दिन में ये कुछ होने वाला है। इसमें ये बयान आगे को बहुत अहमियत दी गई और इस बयान को जोड़ा गया दफ्तर खारजा के बयान के साथ, जो उनसे पूछा गया होगा कि भाई क्या पाकिस्तान में मामले में, देखो, उन्होंने कहा ये फ़ैसला तो पाकिस्तान के अवाम ने करना है। एक असूली बात की थी। तो हमने तो गोया इसका यह मतलब ले लिया कि अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान के अवाम जो है पनामा लीक्स पर जो एक इशू खड़ा हुआ है उसके बारे में कोई फ़ैसला करें। अब हमने फ़ौज ने कहा तो हमने इसके भी ये मान लिए कि फ़ौज कहती है कि भाई कोई फ़ैसला करो कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, पनामा लीक कैसी है और इमरान खान ठीक कह रहा है। वो तासुर यानी कि जो फैलाया जा रहा था। असूली तौर पर देखा जाए कि फ़ौज के चीफ ने जो बात की है वो कौन सी अनहोनी की है। अच्छा, आप कहते हैं कि फ़ौज को क्या हक़ है कि इस बात में दखल दे, तो कोर्ट्स को क्या हक़ है कि रोज़ बयान देता रहे। कोर्ट्स भी तो अपनी ऑब्जर्वेशन देती है ना जी। पाकिस्तान में कौन सा अदारा जो है वो अपनी बिल्कुल लिमिट्स के अंदर चल रहा है, और लिमिट्स के अंदर चलता भी हो तो कुछ बातें ऐसी आती हैं जो करनी पड़ती हैं। मिसाल के तौर पर कराची ऑपरेशन में कहा गया कि आप दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कुछ करें और करप्शन के ख़िलाफ़ ना बोलें, और क्यों ये आपको हमने मैंडेट नहीं दिया। तो रेंजर्स की तरफ से और फ़ौज की तरफ से ये वजाहत आई कि ये जो दहशतगर्दी है इसके डांडे करप्शन से मिलते हैं। करप्शन का पैसा इन्हीं को जाता है, इन्हीं के ज़रिए भत्ता वसूल होता है, इन्हीं के ज़रिए से पैसे छीने जाते हैं, लिए जाते हैं। टैक्स ना देने वालों का पैसा इकट्ठा होता है, वो सब पैसा वही बिल्कुल दहशतगर्दी फैलाता है। तो इनका तो चोली दामन का साथ है, अलग अलग नहीं है। अच्छा, अब वो पूरे मुल्क के सिनेरियो में बात आई है, पनामा लीक के साथ आई है। तो इस पनामा लीक के साथ बात आने में लोगों को बहुत सी बातें जो ना करने का मौका मिल गया। उधर इमरान खान डटे हुए, उन्होंने कहा समझा जाए कि 14 को हम कोई फ़ैसला करेंगे और तो कोई इस मामले में बड़ी वजाहत के साथ हम और हम फ़ौज के साथ मुकम्मल हमायत करते हैं। भाई फ़ौज ने जो बयान दिया, आपको ये कहने का मतलब क्या है फ़ौज की मुकम्मल हमायत करते हैं, कौम उनके साथ खड़ी है। मतलब कदम बढ़ाओ और हिल शरीफ हम तुम्हारे साथ हैं वाली बात हो जाती है। कौम फ़ौज के साथ है, लेकिन ये कहना कि गोया फ़ौज कोई प्लान कर रही है एहतसाब का, करप्शन के ख़ात्मे का, और उसके ज़रिए कोई मिलिट्री ऑपरेशन करना चाहती है, कुछ करना चाहती है, इसलिए उसका साथ दो। तो एक सियासी कुव्वत को तो बयान नहीं देना चाहिए ना इस तरह का, अगर कहना चाहिए, या उसके बयान से तासुर तो नहीं मिलना चाहिए। इमरान यही गलती करते हैं, ये तासुर नहीं मिलना चाहिए कि फ़ौज ने फ़ैसला कर लिया है कि नवाज शरीफ चले जाएँ और अब वो चले जाएंगे और हम तो साथ हैं, गुड्डी। तो ये जो तासुर दिया जाता है ये डेमोक्रेटिक कल्चर को ख़राब करता है, फ़ौज को भी बदनाम करता है और पूरी सूरत हाल को गड़बड़ करता है। उधर नवाज शरीफ वापस आ गए हैं। कल जब वहाँ रवाना हुए वहाँ भी उन्होंने बयान दिया कि कुछ लोग गंद उछाल रहे हैं, नाबालिग लोग हैं, और अब वो 70 की 90 की सियासत दोबारा नहीं आने दी जाएगी, और मैंने तो कुछ किया नहीं है।
अब इसके बावजूद मैं कमीशन बनाने को तैयार हूँ और इसमें कोई इशू नहीं। वो जब आए हैं तो बड़े आराम से उनको आते भी दिखाया गया, उनका इस्तकबाल होते भी दिखाया गया है और आज शायद उन्होंने कबीना का इजलास ही बुला लिया है। आज ही जितनी प्रपोज़ल तैयार की गई हैं कि कमीशन बनाया जाए वो उसके बारे में गौर होगा। अच्छा, मुझे ये हंच सा है कि वो इसरार करेंगे इसी तरह कि ये रिटायर्ड जज के अंडर बनेगा और फलाने जज के अंदर बनेगा और फलां एक्सपर्ट होंगे और शायद ऐलान भी कर दिया जाए, उसके बाद वो इख्तलाफ करें। तो कल डॉन की खबर तो ये थी कि प्लान बी इनके पास ये है कि ये पार्लियामेंटेरियन का कमीशन बनाएं। मेरा ख्याल में इनके पास प्लान सी भी ये है कि जब ज़्यादा शोर पड़ेगा कहेंगे चलें चीफ जस्टिस साहब को हमने लिख दिया है कमीशन बना दें। बात की कहानी फिर उनके कोर्ट में जाएगी, क्या होता है क्या नहीं होता है वगैरह वगैरह और किस तरह बात बनती है। लेकिन जब आखिरी हिस्से में वो कमीशन बन जाएगा, अपोजिशन के पास और ख़ासतौर पर इमरान के पास कहने को कुछ नहीं होगा। और जब उनके पास कहने को कुछ नहीं होगा और ये बात साबित करना कोर्ट में अदालत में कि इसमें कोई गैर कानूनी काम हुआ है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इमरान ने 2-3-4 सवाल पूछे हैं कि ये जो पैसा था कहाँ से आया, मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हुई, पुलिस से गया, कैसे इन्वेस्टमेंट किया, कितना था, ये जो सवाल आम सीधे है वो पूछे हैं। अब भाई ये बात साबित करना आमतौर पर हर आदमी यही कहता है कि ये आसान नहीं है। भाई मसलन ये है कि आपने हुसैन नवाज़ और हसन नवाज़ का केस लेना ना, तो हुसैन नवाज़ जब आप अभी वो बच्चे थे, आप मुल्क से बाहर चले गए थे और उन्होंने फिर उनके दादा ने जो कि बड़े एंटरप्रेन्योर आदमी थे और जिन्होंने पाकिस्तान में भी एक पूरी एम्पायर कायम की थी और छोटे से लेवल पे खड़े होकर इतनी बड़ी एम्पायर की कि बड़े बड़े अदारे जो थे उनके सामने कामते थे। वो सियासत में भी इसलिए आए कि उन्हें नज़र आता था कि सियासत में आए बगैर आप अब कारोबार भी नहीं कर सकते। फिर वो अगर इस मामले में उनको उसकी मुश्किलात भी सहना पड़ी, उनका जहाज़ बाहर खड़ा कर लिया गया, उनके बिजली की चोरी पर इल्ज़ाम लगा के उन पर हुआ, उनके टैक्स हर चीज़ पर हुआ। तो अब उन्होंने कहा कि हम वहाँ शुरू करते हैं। वहाँ उन्होंने बैंकों से कहा, बैंकों ने कहा पैसा एतबार था, बड़ा नाम था। उन्होंने कहा कि भाई वो कोलेटरल तो दो कुछ। उन्होंने किसी दोस्त से भी कहा होगा, उन्होंने चंद करोड़ अगर डॉलर दे दिए होंगे तो बड़ी बात नहीं है और हो सकता है कागजात में फिर ये भी शो होगा वो गिफ्ट वापस कर दिया गया। जब कारखाना चल पड़ा और काम बढ़ गया तो वो वापस कर दिया गया। अच्छा, वहाँ अगर आपने किसी से गिफ्ट लिया हो तो यहाँ तो होगा ना, वो जो आमदन जिसका आपने गिफ्ट दिया है वो आपके टैक्स रिटर्न में शो होती कि नहीं शो होती। वहाँ तो ये मसला नहीं है। आपके पास करोड़ों अरबों डॉलर भी पड़े हों तो कोई ये पूछने वाला तो नहीं है ये पैसा कहाँ से आया। वहाँ टैक्स वैक्स का ये सिस्टम तो नहीं है सऊदी अरब में, तो वो तो कोई इनके लिए साबित करना कोई मुश्किल नहीं होगा बैनुल अक़वामी तौर पर। अगर ये कि पाकिस्तान से गया, अच्छा जी फिर ये आपकी दौलत, भाई आपकी दौलत सारी लूट ली आपने, यहाँ से बेच के खा दिए, कुछ चीज़ें वापस आई, कुछ चीज़ें आपके पास यहाँ रह गई थी, उनको चला रहे हैं, उनके लिए ये दे भी रहे हैं, फंड दे रहे हैं। तो ये सारा किस्सा कोर्ट के तय करने का नहीं है। जैसे कि मिस साहब ने भी कहा कि इनके लिए ये साबित करना मुश्किल नहीं होगा, तो इतना डिले क्यों किया जा रहा है? देखें, डिले करने के लिए ज़रूरी होता है कि कुछ चीज़ों को देखें ना, सियासत है ना, मसला सियासी बन गया, कानूनी तो है नहीं। कानूनी जंग तो वो इसके सारे प्रोज एंड कॉन्स देख रहे हैं कि किस तरह देखा जाए। मिसाल के तौर पर वो एक जज का अनाउंस करते हैं, वो नहीं मानते, वो आखिरी कहते चलो ये लो, तो ये सारी गिमिक्स है। और पहले दिन क्यों नहीं कह दिया हमने करवा दिया, देखा हमने करवा दिया। तो ये सारे हर आदमी के वार ऑफ लव्स है जिसे कहते हैं, असाबी जंग है जो जारी है। घबराए हुए हैं शरीफ यकीनन तौर पर, कभी उन पर इतना बड़ा हमला नहीं हुआ है जितना अब उन पर हुआ है, बड़ा हमला हुआ है। लेकिन उन खुशकिस्मत हैं कि उनकी अपोजिशन वो अपोजिशन नहीं है जो रोल अदा कर सके। कुछ हिस्सा वो है जो शायद खुद इस चीज़ में मुलव्वस रहे हों, या हाथ नाम तो हर एक का ले लेते हैं लोग, किसी का भी ले लेते हैं, मीडिया का भी ले लेते हैं, उसका भी ले लेते हैं, उसका भी ले लेते हैं, तुम्हारा ले लेते हैं, मेरा ले लेते हैं। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? कोई बोल रहा है? जिन जिन लोगों के नाम आ रहे हैं कोई नहीं बोल रहा। उन्होंने कहा क्या है यार, हमने कंपनियां खोली हैं, कोई ऐसी बात तो नहीं, कारोबार कर रहे हैं। तुमने कारोबार की फजाजियाँ ठीक नहीं रखी हुई, कैसे करेंगे हम? ड्यूटी दौलत वो है वो जो स्विट्ज़रलैंड के बैंकों में पड़ी है। अगर किसी का पैसा स्विट्ज़रलैंड के पैसों में पड़ा है और पाकिस्तान से हुंडी के जरिए गया हुआ है तो वो उस पर आप हरफ कर सकते हैं। हो सकता है इन पर भी हरफ आता हो, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये कि शुरू में अभी ये बात कहना कर बड़ा मुश्किल लगता है। इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो सियासी जंग है। किसी ने ठीक लिखा, आज ये करप्शन के खात्मे के लिए नहीं है, नवाज शरीफ को ख़त्म करने के लिए है। तो बहरहाल नवाज शरीफ वापस आ गए हैं, आज वो ज़ोरों शोर से इजलास वगैरह भी होगा शाम तक मेरा ख्याल है। मैंने सुना काफ़ी लोगों से वो मिले हैं, फ़ौरन आते हैं। हाँ आते वो उन्होंने मुलाकातें भी की हैं, ये किया है। लेकिन आज बाज़ाब्ता मीटिंग भी करेंगे और इजलास भी होगा। इसाक डार ने भी उन्हें ब्रीफ किया होगा। हो सकता है सारे लोग जो आगे उनको बता रहे होंगे क्या करना क्या नहीं करना, राब्ते उनके वहाँ भी होंगे, ये नहीं वो खामोश बैठे होंगे। और अब ये कहना कि वो इमरान ने कहा कि बीमारी वारी कुछ नहीं थी, वो किसी और प्लान पे गए थे, ये फालतू बात है। आज रऊफ़ ताहिर ने लिखा है, उसमें बड़ी वजाहत के साथ लिखा है
कि यहाँ रायमंड में जाती उम्र में उठने लगे तो उनसे उठा नहीं गया, पाँव जो थे वो काटने लगे। तो वो डॉक्टर, तो शरीफ कॉम्प्लेक्स में बड़े अच्छे डॉक्टर मौजूद हैं, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये परहैप्स इट वाज सम क्लॉटिंग टांग में हो गई थी, और ये अल्लाह का शुक्र है ये कहीं और नहीं हुई। और आप, लेकिन बेहतर ये है कि जिस डॉक्टर ने आपका प्रोसीजर किया था, बल्कि ओपन हार्ट सर्जरी भी करनी पड़ी थी, आप उनसे चेक कराएं, क्योंकि जितने वो वाकिफ़ हैं आपके केस से, हम वाकिफ़ नहीं हैं। तो ये नहीं कि यहाँ इलाज दस्तयाब नहीं है। पहला जब उनके साथ वाक़या हुआ था तो मुल्क से बाहर थे, और मुल्क से बाहर से उन्होंने इलाज कराया था। तो आपने अपने ही डॉक्टर को ढूंढता है, और अपना डॉक्टर जितना जानता है दूसरा कम जानता है। अच्छा मीर साहब, मुझे एक चीज़ बताते हैं, मुझे बड़ी परेशानी हो रही है, जब से इमरान खान साहब वापस आए हैं तब से वो ना धरने की खास बात नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ कमीशन की बात करें। इतनी बड़ी बात, वो तो पहले तो उन्होंने तमाशा लगाया हुआ था। हाँ, वो देखें, वो कहते हैं कि धरना ना दो, घर पे ना जाओ, तो उन्होंने कहा जी वो वहाँ जमायमा के घर पे चले गए। वो तो उन्होंने और किया, क्योंकि ये हुसैन नवाज़ के यहाँ जा रहे थे, वहाँ के भी जो हमारे खलंडरे हैं दौरे लंदन, वो वहाँ जा रहे थे। उन्होंने कहा अच्छा जो हम ये करते हैं, तुम ये करते हो, हम ये करते हैं। और हालांकि किसी ने अच्छा लिखा आज के हमारे सियासतदान ये नहीं किया करते थे, जो मुल्क के अंदर के इख्तलाफात थे वो यहीं रखते थे, बाहर लेके नहीं जाते थे। ये सबका कसूर है। वो पूछते हैं कि वो जी इलाज के लिए गए थे, तो आप फिर किसके लिए गए थे? बकौल 2 ATM साथ लेकर। तो वो ये कोई सियासत नहीं हो रही इस मुल्क में। सही बात है। और सियासत जिसको कहते हैं वो अपने अरूज पे नहीं है, चाहे हुक्मरान जमात हो, चाहे हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें हों। इनमें कुछ लोग तो मुझे तो ये जो ज़हूरुल्लाह की पॉलिटिक्स थी, जिसके नुमाइंदे चौधरी शुजात हैं और परवेज़ इलाही हैं, मुझे तो इसमें भी एक बड़ी खूबी नज़र आती है। परवेज़ इलाही का 1 साल का दौर जो पंजाब का था, मामूली दौर नहीं था, उसने कई नए कॉन्सेप्ट पेश किए थे। उसे हटकर जो सियासत पर ये मिलना जुलना, राब्ते और खुद उनके जुटेरे हैं, वो एक हमारी सियासी ट्रेडिशन का हिस्सा है। तो सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, हमें अपनी इनकी फोर्सेस को मानना चाहिए। ऑपोजिशन की बू नहीं आती है इमरान खान साहब से। लेकिन वो बात जो जिसको ऑपोजिशन कहते हैं, वो ज़रा अभी उसको ज़रा दूर से देखना पड़ता है, और इस तरह उसको नहीं देखें करते हैं। ये बहरहाल एक सिनेरियो जो पैदा हुआ है, एक नक्शा जो पैदा हुआ है। फ़ौज ने भी अगर कुछ कहा है तो उसकी हमारे प्रेसिडेंट मौजूद हैं, और ये सारा मतलब इसका वो भी ना लिया जाए जो लिया जा रहा है, जो कुछ ना कुछ, लेकिन कुछ ना कुछ है जिसकी पर्दादारी है। छोटू गैंग ने वो कर दिया, छोटू गैंग ने सरेंडर कर दिया, और क्या करते वो। हाँ, फाइनली छोटू गैंग ने सरेंडर ही करना था, और छोटू गैंग सरेंडर ही किया करते हैं। और ये है कि उनका हुक्का पानी बंद कर दिया गया, चारों तरफ से मुहासला कर लिया गया, और उन तक कोई ना रसद पहुंचती थी, ना कोई सामान पहुंचता था, दूसरे लोगों को भी तकलीफ थी। आखिर वो वाहिद गैंग था जो कहता था कि सिविल अदालत में मुकदमा न चलाया बल्कि फ़ौजी अदालत में चलाया जाए। अच्छा, ये एक हमारे यहाँ एक और बन गया, बहुत से लोग हैं, MKM से लेकर छोटू गैंग तक सभी लोग हैं, वो कहते हैं फ़ौज को हम सरेंडर करेंगे और कुरान को ज़ामन बनाएंगे। किसी कहते हैं मुकामी अहम शख्स ने उसकी ज़मानत भी दी है वगैरह वगैरह। उसके साथ कुछ स्टोरीज अनफोल्ड होंगी पंजाब के हवाले से। डू यू थिंक सो? अगर ये पकड़े जाते हैं, फौजी अदालतों में जाते हैं तो नहीं जाते हैं, पता नहीं जाते हैं, अगर जाते हैं उसको मौका देते हैं, लेकिन देते हैं। अब भी फरार होते हुए मारे जा सकते हैं, तो ये तो कुछ नहीं, हमारी रियासत की तरीक़ाकार पे कुछ आप गुफ्तगू नहीं कर सकते। बड़ी खबर यानी कि जो हमारी है वो अभी यही चल रही है। आज काबीना का इजलास होगा और ये सारी बातें जो हैं वो देखी जाएंगी जी, और इसी हवाले से सारी खबरें आ रही हैं और देखा जा रहा है। अब मुशर्रफ का नाम भी आ रहा है कि मुशर्रफ को क्यों जाने दिया गया। मुशर्रफ ने ये, उसका मुकदमा भी कुछ चल रहा है और उसको भी देखा जा रहा है, और ये कमीशन को अदालती इख्तियारात होंगे, और सारी चीज़ें जो है ना ये इस तरह बयान की जा रही हैं। लेकिन दूसरी खबर बिल्कुल वही है जो आपने बिल्कुल ठीक कहा, छोटू गैंग की खबर है, और उसके अलावा कोई खबर आज हमारे पास है नहीं जिसको हम खबर कहें और ख़बर के तौर पर उसको लें। सिवाय ये अभी हमने मुंह का जायका बदलने के लिए ट्रंप की बात करती थी, और किसी ने कहा यह है कि फ्यूचर यही है कि ट्रंपिज़म वर्सेस जिसे आजकल ये क्लिंटनिज़म कह रहे हैं, यानी वो एक बैलेंस तरह का, लेकिन उसके अंदर खुद है, उसने लेफ्ट्स को भी समोया है, उसने लिबरल को भी समोया है, उसने वुमेन राइट को भी समोया है, उसने बहुत चीज़ों को समोया वो, और एक सीधा जो असल अमेरिका अंदर से है वो भी ट्रंप की शक्ल में नज़र आ रहा है। ये वाइट वोटर्स पे बड़ा इन्हिसार कर रहा है, और देखिए ये वाइट वर्किंग क्लास का भी इन्हिसार है। आपने सारा इकॉनमी को बूस्ट देने के लिए आपने सारी इंडस्ट्री बाहर लगा दी और कहा ये मीनियल जॉब, छोटे मोटे जॉब, हाथ के काम जो है ना ये चीनी कर लेंगे, मलैन कर लेंगे, कुछ पाकिस्तानी भी कर लेंगे, बांग्लादेशी भी कर लेंगे, उनके यहाँ भी खुशहाली आ जाएगी और हमारे यहाँ लोग इन कामों से बच जाएंगे। लेकिन वही वाइट
क्लास जो थी, वर्किंग क्लास थी, वो बेरोज़गार हो गई। और बेरोज़गार हो गई, उनके पास जॉब नहीं है। सही कह रहे हैं आप। तो अब वो क्या करे? तो ये बहुत सारे फिनोमेना होते हैं जो कलाम से पैदा होते हैं। बहरहाल यही आज टेड क्रूज सपोर्ट करेगा? कौन जी? टेड क्रूज सपोर्ट करेगा? वो निकल तो गया है, अब वो डेलीगेट्स के सपोर्ट तो बाद में करते हैं, ये पार्टी के लोगों को सपोर्ट करते हैं। अच्छा। किस हद तक करता है, किस हद तक नहीं करता, ये मजाज का होता है, जहन का होता है। पार्टी को सपोर्ट तो करती है। किसी ने कहा था कि ये आ भी गया ट्रंप, तो जितने लोग जो बड़े एलीट है इनकी, रिपब्लिकन की, बड़े बड़े नाम पुराने, और वो जो मुखालफत कर रहे हैं, और वो लेकिन पार्टी से अलग नहीं होंगे, आखिर में सपोर्ट ही सही करेंगे। जी, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, मज़ीद सेगमेंट्स भी शामिल करेंगे, लेकिन हमें लेनी है फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक। स्टे विद अस। अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है इनसाइट। जी मीर साहब, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं आज? पहला आर्टिकल मैं ज़ाहिर का पढ़ना चाहता हूँ। आर्टिकल बहुत सारे हैं, इसी इशू पर हैं जो आज हमारे यहाँ चल रहा है, पनामा वगैरह का, लेकिन मैं इसी आर्टिकल पढ़ना चाहता हूँ। ज़रा आँखें खोलने के लिए काफ़ी है ये बातें सारी। अभी वो कॉन्फ्रेंस हुई है OIC की, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की, उस कॉन्फ्रेंस के हवाले से उन्होंने जिक्र किया कि 47 साल पहले ये रबात में बनी थी। ट्यूनिस में जब बनी थी तो पाकिस्तान के याजा खान हमारे नुमाइंदे थे, हमारे नहीं बांग्लादेश के भी नुमाइंदे थे उस वक्त, बांग्लादेश मशरक़ी पाकिस्तान, और उनके बारे में आता था कि शायद वो उनकी पेंटें गीली हो गई थी, इस हालत नशे में थे। बहरहाल वो इस्लामी कॉन्फ्रेंस बनी, बड़ा शोर था, चर्चा था। दूसरी तो खैर पाकिस्तान में हुई थी, बड़ी मशहूर, भुट्टो साहब के ज़माने में। लेकिन ये उस कॉन्फ्रेंस के बनने के अब इतने साल बाद हमने तय किया था कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। हमने इसके परचम पे भी, इसके निशान के तौर पर भी काबा, कुराए अर्ज़ और हलाल 3 चीज़ें दिखाई थी। यानी कुराए अर्ज़ पर खाना काबा की मरकज़ियत है और हलाल की हुकूमत को है। ये हमने चीज़ इसको दिखाया था। और क्या किया हमने इतने से? क्या बनाया? कि कोई साइंसी इदारा बना दिया, कोई यूनिवर्सिटी बना दी है। अरब के शहजादे हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड और दूसरी यूनिवर्सिटियों को पैसे देते हैं, अपने यहाँ एक यूनिवर्सिटी कायम नहीं कर सके वर्दी नेम। कुछ भी तो ऐसा नहीं। और हालत ये है कि हमारे यहाँ मदारस को ये फंडिंग करते हैं, अपने यहाँ कुछ भी नहीं करने देते। हम जाके, हमारी एक जमात वहाँ एक घर में दरस कुरान का इंतज़ाम किया, पकड़ के ले गए, आधे बंदे डिपोर्ट कर दिए, आधों पे पाबंदी लगा दी। यानी वहाँ अपना ये हालत है, और यहाँ ये सूरत हाल है कि जो चाहे करते फिरते। हालत ये है हमारे यहाँ तो मदरसे एक तरफ, हमारे यहाँ तो परिंदे भी नापैद होने लगे हैं, खूबसूरत परिंदे। वो आके शहजादे उनका शिकार करते रहते हैं। ये गुस्सा निकाला उन्होंने। गुस्सा किस बात पे आया? गुस्सा इस बात पे आया कि इस वक्त OIC की जो कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें आखिरी दिन जिस बात पे जोर दिया गया है वो ये है कि ईरान के ख़िलाफ़ एक करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर पास की जाए कि बहरीन, यमन, फ़लाँ जगह बड़ी दखलंदाजी दे रहा है, और उसके साथ हिज़्बुल्लाह के ख़िलाफ़। और इस पर ज़ाहिर है ईरान ने बाइकाट किया। तो अब ये कहते हैं कि ये क्या कॉन्फ्रेंस, अगर आपको कोई इख्तलाफात भी थे अंदर तय नहीं कर सकते थे आप मुसलमान मुल्क बैठकर? ये सरेआम आप ऐलान करना, ईरान के ख़िलाफ़ पास करना, ये कहाँ की अक्लमंदी है? और ईरान को भी कहा कि भाई आप बाइकाट करके क्यों चले गए? आप वहाँ बैठकर इनके साथ मुज़ाकरात करते, गुफ्तगू करते, नतीजे के तौर पर मसले पे पहुँचते। मतलब उम्मत का हाल जो हम पढ़ते आए ना जी, कि आपस में कभी फ़िरकाबंदी है, कभी ज़ातें हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। तो यही हाल था हमारा। बगदाद में बैठकर वो उसका अपना था, उसका अपना था, उसका अपना था। मैं तो कहा करता हूँ कि 3 चीज़ों की लड़ाई ने जो हमारी अब्बासी सल्तनत थी उसको तबाह किया। तुर्क फ़ौज ने जो बगदाद के बाहर बैठी हुई थी, और वही ताकत थी इस्लामी दुनिया की, और ईरानी ब्यूरोक्रेसी ने जो सुल्तानेट के नाम पर और दूसरे नाम पर, बर्मा का फ़लाँ फ़लाँ के नाम पर मौजूद थी, और अरब अशराफिया ने जो खलीफा के गिरद इकट्ठा हुआ करती थी कि भाई खलीफा सिर्फ कुरैश का हो सकता है वगैरह वगैरह। इन 3 के झगड़े ने और तसादम ने सल्तनत को तबाह कर दिया। कहते छोटी छोटी बहसें हुआ करती थी वगैरह वगैरह, जिसको करते हैं, हम मजाक भी उड़ाते हैं कि भाई साइंस के मैदान में कितनी तरक्की की थी, ये तो देखो ज़रा। बहरहाल नतीजा कुछ भी हुआ, आज भी हम वो कर रहे हैं। और ना कोई फ़िक़ा और इज्तिहाद के मैदान में कुछ किया है, ना साइंस के मैदान में कुछ किया है। हर मैदान में फसड्डी रहे जा रहे हैं और अकड़ते हैं कि हमने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत कुछ है। अच्छा, एक आर्टिकल आज, मज़े की भी आर्टिकल हैं, लेकिन एक आर्टिकल आज इनका हमारे इतने छोटे छोटे तरह के आर्टिकल हैं कि एक है अशराफिया के खुफिया ख़ज़ाने। ये मंजूर इजाज़ का आर्टिकल है। डॉक्टर मंजूर इजाज़ जो फ़लसफ़े में मास्टर हैं
और इकोनॉमिक्स में PhD हैं। अच्छा। व्हाट ए ब्लेंड। और लेफ्ट के बड़े यहाँ सुरखेल थे, अब अमेरिका में रह रहे हैं। अच्छा। व्हाट ए कॉम्बिनेशन है। बड़ा अच्छा प्यारा आदमी वैसे। ये तो मैं छेड़छाड़ कर रहा हूँ, मैं अपनों से ज़्यादा छेड़छाड़ करता हूँ दूसरों को छेड़ने की बात, जैसे ऑरियो से करता हूँ। तो इसमें सबसे बड़ी बात है, उन्होंने कहा कि अगर पनामा का साबित भी हो जाए तो क्या हो जाएगा। मिसाल के तौर पर लोगों को इसकी परवाह ही नहीं है। ये नहीं है कि करप्शन हुई होगी, उन्होंने कहा कि कौन नहीं करता, लोग कहते हैं भाई तुम सब यही कर रहे हो, अब तुमने कर दिया हुआ है किसी एक पर कंसंट्रेट, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। और उन्होंने कहा पनामा एक ठंडे तंदूर की तरह है जिसमें अपनी अपनी मर्जी की ये रोटियां लगाना चाहते हैं जो पकेंगी नहीं, ऐसी लिजी लिजी सी रह जाएंगी, आटा ख़राब हो जाएगा। तो ये एक सियासी खिदमत है और इससे हुकूमत ख़त्म नहीं होगी, अगर आपका ख्याल है। हमारा माशरा ऐसा नहीं है कि जिसमें कर सकें और ले सकें। उन्हें कहीं देखिए जिन मुल्कों में ये कंपनियां ऑफशोर हैं सबसे ज़्यादा बड़ा तो स्विट्ज़रलैंड है। ठीक। इंडिया का नंबर 45वां आता है और पाकिस्तान का शुमार ही नहीं। हाँ, ये कहा जाए कि पाकिस्तान की ऑफशोर कंपनियों में कितनों में सरमाया है तो शायद पाकिस्तान नंबर 1 पे निकले, ये भी गलत फहमी है हमारी। पाकिस्तान बेचारा, उसमें इतना पैसा ही नहीं है कि इतनी ऑफशोर कंपनियों में हम शेयर खरीद सकें। इतने कहाँ आ गए, अरब शहू के पता नहीं कितने होंगे, अमरीकियों के कितने हो गए किसी को पता ही नहीं है। हालांकि अमेरिका खुद पनामा स्टेट से ज़्यादा सूदमंद है कारोबारी लोगों के लिए, पैसा इन्वेस्ट करने में बड़े बड़े फ़ायदे होते हैं। वो कहता ना, ये बुफट क्या नाम है इसका, जो सॉफ्टवेयर का बिल गेट्स का साथी है, कि साहब जितना मैं टैक्स देता हूँ ना, वो मेरा सेक्टरी का टैक्स उससे ज़्यादा है। एंटरप्रेन्योर पे तो टैक्स ही नहीं लगता वहाँ जी। आप पैसा लाओ, इन्वेस्ट करो, आपकी ऐश है। टैक्स तो वो देता है कि वो कहते हैं अगर ये इसका टैक्स लेंगे तो पैसा नहीं लाएगा, और पैसा नहीं लाएगा तो गाड़ी नहीं चलेगी, और पैसा आएगा नहीं तो ये तो पैसा कमाने की मशीन है, इस पर टैक्स ना लगाओ। यानी हर तरह की। और उन्हें क्या कि हमारे कितने लोगों ने खलीज में सरमायाकारी की हुई है, कोई अंत है इसका। दुनिया के कितने लोगों मुल्कों से ज़्यादा। उन्हें कहा असल में पाकिस्तान में टैक्स न देने का कल्चर पैदा हो गया, और ये सबसे बड़ी ख़राबी है। और हम ख़रीदारी करते हैं, कोई पूछता तुम्हारी आमदनी कितनी है, तुमने अभी खड़े खड़े अब क्रेडिट कार्ड पे 1 लाख की खरीदारी कर लो, कभी आपसे नोटिस नहीं आएगा या पूछा नहीं जाएगा कि आपके पास 1 लाख रुपये आया कैसे। बिल्कुल ऐसे होता नहीं। और बहुत सी बातें होती हैं, और उनका शराफिया टैक्स न देने की आदी बन गई है, और साहिब सरफर लोगों से टैक्स लेना और ऑफशोर कंपनियों का पता लगाने से ज़्यादा अहम बात है, और ये कोई मामूली बात नहीं है जी। अच्छा, एक आर्टिकल आज मज़े का है, मरीज़ के नाम से, यासिर पीरज़ादा का। वैसे तो इम्पॉर्टेंट नहीं बनता, लेकिन यासिर पीरज़ादा आज उसने मज़े के अंदाज से लिखा है कि बच्चा पैदा हुआ, बाप ने उसकी बड़ी जश्न मनाया, उसके बाद उसे मदरसे में भेज दिया। मौलवी साहब ने कहा ये तो पढ़ नहीं पाता, याद नहीं करता कुरान, इसका दिल नहीं लगता। उन्होंने कहा मास्टर जी हो जाएगा, आप ज़रा मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद रोज़ उनके घर से खाना आना शुरू हो गया। मौलवी साहब भी चुप कर गए। कुछ ये रमज़ान आने वाला था, उन्होंने कहा जी रमज़ान आ जाएगा तो इसकी आमीन करवानी है। आमीन कुरान ख़त्म होने पे होती है। उन्होंने कहा कि अभी तो इसमें सूरत बकर पड़ी है और ये कहाँ आमीन आ जाएगी इसको। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैंने करवानी है, आप करवा देंगे। वो करवा दी गई। उसके बाद वो स्कूल में गया तो पता चला कि हर बार मास्टर जी खुश हो जाते हैं और वो पास होता गया, नंबर लेता गया। मैट्रिक आया तो किसी ने कहा आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि इसका भी एक तरीका होता है, जिनके पर्चे बनाने वाले होते हैं उनको पता होता है वगैरह, जो तरीका होता है वगैरह। अलगर्ज के वो आदमी कारोबार, किसी के साथ कारोबार में शरीक कर दिया हमने। हाँ जी, कारोबार में शरीक कर दिया, उसने गुर सीख लिए, कुछ वहाँ से कुछ बाप से सीखे हुए थे, वो उसके बच्चे भी हो गए, ये हो गया, हादसा हो गया वगैरह वगैरह। वो हॉस्टल में चला गया और वो करप्शन के ख़िलाफ़ रोज़ तकरीर करता है और उसको ये नहीं पता कि करप्शन के ही सदके वो मारने वाला भी था, वो भी बच गया क्योंकि वो भी तो ये हमारा पूरा माशरा जो कि एक करप्शन पे बेस करता है, हम उसका हिस्सा हैं और हम नहीं जानते, हम दूसरे को करप्ट कहते हैं, खुद को करप्ट मानने के लिए तैयार नहीं होते जी। वक्फा ले ले आप मेरा ख्याल में। बिल्कुल। और जब आप ये कह रहे थे मेरे जहन में ना ऑपोजिशन लीडर्स आ रहे थे बहुत ज़्यादा, नाम मैं किसी का नहीं लूँगी, फिलहाल वक्त होगी छोटी सी ब्रेक का। नाज़रीन स्टे विद अस। आर्टिकल्स भी शामिल करते हैं जी मीर साहब। पहला आर्टिकल जी हार्श वी पेंट का आर्टिकल है कि चाइना पाकिस्तान एक्सिस गैदर्स मोमेंटम।
और चीन और पाकिस्तान की दोस्ती बन, ग्वादर की पोर्ट इस साल के आखिर तक ऑपरेटिव हो जाएगी। चाइना की कंपनी ने ऐलान किया कि 1 मिलियन टन कार्गो जाया करेगा, और सड़क 700 पता नहीं कितने किलोमीटर बन गई, जिसकी हमें भी खबर नहीं बनती, और बाकी भी मुकम्मल हो जाएगी, और रास्ते हैं जिसके ज़रिए से वो वहाँ तक सामान आना जाना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इस पे ज़ाहिर है कि इंडिया को तशवीश है, वो इसको रोकना चाहता है, और लेकिन गुलभूषण के पकड़े जाने के बाद सूरत हाल बिल्कुल बदल गई है। पाकिस्तान को एज हो गया। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात, वो जो पठानकोट गए थे, वहाँ से वापसी पर भी गालिबन पाकिस्तानियों का ख्याल ये है कि ये इनसाइड जॉब है जो उन्होंने खुद कराया है, और उसके नतीजे के तौर पर सारी सूरत हाल को मज़ाकरात उन्होंने ख़त्म कर दिए हैं। और चीन जो है वो उनको बेस्ट पॉसिबल चीज़ें फराहम कर रहा है। जैश ए मोहम्मद पर हमने सिक्योरिटी काउंसिल में करारदाद पेश की, यानी कि इंडिया ने, हाँ। और वो भी उन्होंने वीटो कर दी, पहले भी करता रहा है जी। और उन्होंने कहा कि वो उनका कहना ये है कि कौम का, हमारी चीन की कौम का असल साथी पाकिस्तान है। चीनी तजियाकार ये कहते हैं। ताल्लुकात जो हैं, और चीनी आबदोज़ें पाकिस्तान बहरिया के साथ बहर हिंद में जो है गर्दिश कर रही हैं, और समुद्रों की यानी पासपानी कर रहे हैं। ये जो अमेरिका जा रहा है ना साउथ चाइना सी में इंडिया के साथ, वो वहाँ रखना चाहता है। लेकिन इस तरफ अब ये कि चीन की आबदोज़ें भी जो हैं पाकिस्तानी बहरिया को भी अब एक्सपेंड कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि जब सी हमारा साहिल जो है ग्वादर पसनी से लेकर कराची और पोर्ट कासम तक जाएगा, और शायद यहाँ नीचे वो जो इलाका है वहाँ तक जाए जहाँ मार्चिज़ हैं सारी हमारी, वहाँ भी हम कोई बंदरगाह बनाने के सोचें, तो ये एक बहुत बड़ा इम्कान जो है पूरे खित्ते में पैदा होता है। और कोई इम्कान नहीं है कि इंडिया और चीन के ताल्लुकात जल्दी ठीक हो जाए, और होने का कोई इम्कान नज़र नहीं आता। आज हफीज़ुल्लाह न्याई साहब जो है दियार गैर में, उनके सामने कई चीज़ें हैं। एक तो यही है कि ये जो बहस छिड़ी हुई है, और इमरान खान जाके लंदन में भी जो कुछ करते रहे, उनके घर भी जो मुजाहरा हुआ है, उन्होंने कहा कि जिस ज़हनी दबाव के साथ उन्होंने बर्मिंघम में ख़िताब किया है, उसका भी अंदाज़ा उनको होता है। ये उनका ज़हनी दबाव ज़्यादा समझते हैं। कज़न है ना, आखिर कई साल 17 साल 18 साल तो साथ रहे हैं, और एक एक लम्हे की एक एक बात की खबर होती है दोनों को। अच्छा नहीं था, ये दोनों साथ ही रहते तो अच्छा था जी, मुल्क के लिए भी अच्छा था, इनके लिए भी अच्छा होता। लेकिन बहरहाल जो होना हो जाता है। उन्होंने कहा कि जब मौलाना मौदूदी गए थे बाहर, तो किसी ने उनसे सवाल किया पाकिस्तान के बारे में, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सियासत की गठरी बांध के मैं वहीं रखा आया हूँ, मुझे तो खबर नहीं, वापस जाऊँगा तो खोलूँगा। यहाँ जो आपने दूसरी बात करनी है वो कर लें, हमारी सियासत के बारे में नहीं करें, यही लोग हुआ करता था। अब ये गए हैं तो इनके साथ दो इनके बेहतरीन सियासी साथी जो चस्पा थे, उनको लोगों ने ATM कहा। तो ये लेकिन असल चीज़ उन्होंने कहा कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल जो है हमारी जो है गैर मौसर हो गई है। मुल्क में क्या क्या आलम पड़ा हुआ है, आपने किन लोगों को वहाँ बैठा दिया है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये सिर्फ आलमों का काम नहीं है जी। ये तो बड़े हमारे जो यूनिवर्सिटियों की दुनिया की, हमने डॉक्टर हमीदुल्लाह को बुलाया था, ट्रेडिशनल आलम नहीं थे, बल्कि बड़े बड़े आलमों से ज़्यादा विजन रखते थे, हमने उनको बुलाया था। सैयद सलमान नदवी को हमने दावत दी थी कि आएँ, वो तो खैर नदवा के थे, उनको हमने बुलाया था। मौलाना मौदूदी थे जब पहली बार हमने पाकिस्तान में दस्तूर साजी का काम शुरू किया। कैसे कैसे लोग हमने इकट्ठे किए थे कि आपके पास ख़त्म हो गए सारे लोग, ठीक, और उनकी राय जो होगी वो कौन संभालेगा, कौन समझेगा, कौन उसको इम्प्लीमेंट करेगा। पहली बार जब बनाई जाए लोग, तो खालिद साग थे, तकी उस्मानी शायद थे, कुछ और लोग थे। अब हमने सब लोगों को आगे सियासी मौली बैठा दिए वहाँ, तो रिजल्ट क्या निकलेगा। उन्होंने कहा कि वो कुछ नहीं कर सकी। तालीम के बारे में उन्होंने तैयार करना था काम, वो हमने नहीं कर सके कि तालीम के बारे में कोई लाहे अमल तैयार किए। करारदाद मकासद पास हुई है, उसके बाद जो आइन का मसवदा बना है, 54 का हो 56 का हो, उससे सरफ नज़र नहीं किया गया। आप उसी पे गुफ्तगू होती जा रही है। एक चीज़ मुझे बताएगा, OIC इज़ अ ब्रिलियंट आइडिया, नो डाउट, लेकिन OIC के अंदर जो डोमिनेट करते हैं वो अरब करते हैं, ये कहा जाता है। मुझे अब इसको प्लीज़ आप भी बताएंगे। लेकिन उसका एक और रीज़न भी है कि जो अरब हैं दे आर वेरी क्लोज टू अमेरिकन, सो दैट्स वाई कभी फाल ही नहीं हो सकी। ये कह लें, दूसरी बात ये कह लें कि सीरियस नहीं हुआ, यानी कि अगर वो सीरियस हो जाएं तो अपनी हुकूमतें ख़तरे में पड़ जाती हैं। exactly. आ जाता है। रऊफ़ ताज साहब ने आज वज़ीर आज़म की वापसी पर लिखा है कि वापसी वो भी एक हफ़्ते बाद जी। और कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म वापस नहीं आएंगे, बल्कि अगर आएंगे तो वज़ीर आज़म के तौर पे नहीं आएंगे। तो वज़ीर आज़म के तौर पर वापस भी आ गए हैं, और एक हफ़्ते के अंदर आ गए हैं। फिर उन्होंने कुछ तफसील गिनवाई है उसकी, और हमेशा -1 फार्मूला आता है, -1 अल्ताफ़ हुसैन, -1 जरदारी, -1 नवाज शरीफ। ये फार्मूला कभी चलता नहीं है। असल जो तस्वीरें हैं, ये भी कहा गया कि वालदा की दस्तबोसी जो है ड्रामा था वगैरह वगैरह, सारी बातें इस तरह की गई। अच्छा, और एक आर्टिकल आज शायद उनका है हमारे जुल्फ़िकार चीमा साहब का, वो असल उनका खुलासा ये है कि असल एजेंडा करप्शन का खात्मा नहीं है, बल्कि एक आदमी को टारगेट करना है।
आप करप्शन का खात्मा करना चाहते हैं, ये ऐलान करें। लेकिन अगर आप एक आदमी को टारगेट करना चाहते हैं जैसे इमरान खान वगैरह कर रहे हैं तो वो दूसरी बात हो जाती है। एक आखिरी छोटा सा आर्टिकल, डायमंड आरंट फॉरएवर, रफ़िया ज़िक्रिया का है। वो कोहिनूर हीरा की जिसकी बहस चलती है। रफ़िया ज़िक्रिया बहुत एक सॉफ्ट इंटेलेक्चुअल फ्लेवर के साथ लिखती हैं। पता नहीं मैं कैसे मैं इसको एक्सप्लेन कर सका कि नहीं कर सका। क्या मैंने कहा, सॉफ्ट इंटेलेक्चुअल फ्लेवर के साथ लिखती हैं। हमारे प्रोग्राम में आती थी, अभी बहुत दिनों से हमने यहाँ आके उनको ऑनलाइन नहीं लिया। अच्छी ये पोलिटिकल साइंटिस्ट भी हैं, तज़िया भी बड़ा बैलेंस करती हैं। तो उन्होंने कहा कि वो टीपू की अंगूठी में मांग रहे हैं, तलवार भी टीपू की, दूसरे ख़जाने भी मांग रहे हैं। लेकिन ये है कि वहाँ इंडिया ने केस किया, इंडिया को इतना इंटरेस्ट नहीं है। गया पंजाब से था, राजा रंजीत सिंह के पास जो था आखिरी वक्त में, तो पाकिस्तान का भी हक बनता है। बांग्लादेश का अगर हक जताए तो उसकी मर्ज़ी है, और साउथ अफ्रीका जगाए कि उसकी कानों से निकला था तो दूसरी मर्ज़ी है। उसने बड़ा इस्तेसाल किया दुनिया का, साउथ अफ्रीका जिसका नाम है, और वगैरह वगैरह। और नाजी के ज़माने की कई तस्वीर, नवादरात, वो भी जंगों में चले गए। कोई मुल्क लेते हैं, कभी नहीं लेते हैं। और अब बरतानिया को तो देना भी है, वो कोई उसका ख़ास उसका मकसद नहीं पास रखना, किसको दे ये मसला आ जाता है। और इसी मसले के साथ बस ये है आर्टिकल जी आज के। हारून शीर साहब ने तो आजकल खानों पे लिखा है। नहीं अपने आप पर लिखा है आज। अच्छा, ठीक है। कि मैं किस तरह मेरी बुखल की आदत गई, फैसल रफ़ीक अख्तर के साथ सोबतों ने मुझे क्या दिया, बुखल से निजात दिलाई, पैसे कभी नहीं हुआ करते थे, अल्लाह ने फरावा नहीं दी, फ़लाँ दुआ पढ़ी, मैंने दुआ का जिक्र किया, और फ़लाँ भी दुआ कारगर होती है। दुआ तो रिज़्क़ के लिए और कुशादगी के लिए तो एक बहुत शानदार दुआ मैं आप बता देता हूँ आपको, वो बचाई उन्होंने की है, वो भी ठीक है। एक और बता देता हूँ, और वो हजूर की हदीस है। किसी ने कहा कि इतना कर्ज़ हो गया है, कुशादगी नहीं आती। उन्होंने कहा कि अच्छा ये दुआ पढ़ लिया करो और कभी तुम्हें तंगी नहीं आएगी। और वो बड़ी मशहूर दुआ का जो हिस्सा है, सुभान अल्लाह वब हमदही, सुभान अल्लाह क्या है, सुभान अल्लाह वब हमदही, सुभान अल्लाह अज़ीम। और हजूर ने कहा था कितनी ज़बान पे हल्की है और कितनी भारी इसकी असरात हैं। तो लोग आमतौर पर पढ़ते हैं चलते थे सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाह अज़ीम, उस पर एक इजाफ़ा ये कर दिया सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाह अज़ीम बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। ये दुआ कहते हैं कि फजर के वक्त अगर 100 बार आप पढ़ लें तो कभी आपको तंगी नहीं आएगी। चलिए एक भाई बता देता हूँ, अब आदत होगी हर एक वजीफ़ा बताता है, तो आज मैंने कहा मैं वो बताऊँ। आज वैसे भी लोगों के लिए तो ट्रीट हो गया, इसलिए देखा मैं दूसरा वजीफ़ा बताता हूँ। मैं सोचता हूँ कि जुमे को एक आध वजीफ़ा बता दिया करूँ, जरूर बताया करें, लोगों को ट्रीट। इट्स अ गुड आइडिया, नो डाउट। बल्कि मुझे भी काफ़ी चीज़ें जो है वो जानने को मिलेंगी और लोगों को भी मिलेंगी। फिलहाल वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, नाज़रीन स्टे विद अस। और अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है इनवर्ड। और आज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं बहुत ही रिनाउंड एनालिस्ट हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, हुमा बकाई साहिबा, और उनके साथ हैं अमीर अब्बास जो कि होस्ट भी हैं और एनालिस्ट भी हैं। हैंडेड ओवर टू यू मीर साहब। जी मैं दोनों को खुशामदीद कहता हूँ। डॉक्टर साहब पहले आपसे मैं सवाल करना चाह रहा हूँ। सवाल क्या जी, आज तो सवाल सबके सामने है। वापसी हो गई जी, मैं टार्जन की वापसी तो नहीं कहता, लेकिन लोगों का ख्याल था कि वो यहाँ तो वज़ीर आज़म के तौर पर वापस नहीं आएंगे, यहाँ आएंगे नहीं। डॉक्टर आसम ने तो कल कह भी दिया था वापस नहीं आएंगे, वो वापस आ गए हैं जी। आगे से खैर एक आर्मी चीफ का बयान भी इंतज़ार कर रहा है, वो अलग बात है, वो अलग बाद में सवाल करूँगा। ये क्या अब सूरत हाल क्या नज़र आती है आपको? मीटिंग्स आज होंगी, कुछ ऐलानात होंगे, कैसे क्या नज़र आती है आपको? देखिए, जितने शोर हंगामे में वो तशरीफ ले गए थे और इससे पहले भी बहुत दफ़ा बाहर गए हैं वो, लेकिन जो सिनेरियो बना था कि इसाफदार साहब ने अपनी विजिट कैंसिल किया था, वो गए, ऑल ऑफ अ सडन ये स्टेटमेंट आया कि नासाज हैं, वालदा के साथ तस्वीर आई, तो जाहिर है उसने बहुत सारी स्पेकुलेशंस को जन्म लिया और फिर वो वापस आ गए। लेकिन जो बात बार बार उठ रही थी कि वो जरदारी साहब से मिलने गए, वो भी नहीं हुआ। जरदारी साहब से मुलाकात उनकी सो कॉल्ड नहीं हुई। हाँ, ये जरूर हुआ कि फोन पे बातचीत हुई। ये हमने सो कॉल्ड क्यों कहा है? सो कॉल्ड क्यों कहा है? क्योंकि सुना है कि पिछली ही गली में रहता है और मिलने तक नहीं आता है वाला किस्सा हो गया। होटल में शिफ्ट हो गए थे। सुना है कि होटल की लॉबी में बैठे रहे और ऊपर से नीचे नहीं उतरे। अच्छा चलिए। कहा ये जा रहा है कि चर्चिल होटल में नवाज शरीफ साहब तशरीफ फरमा थे, शायद इसी मुलाकात के इंतजार में, और ऊपर से आमद नहीं हुई। वहाँ तो चौधरी निसार को मिलने गए थे वो। जी, अब बहुत, ये मैं आपसे कह रही हूँ ना, बहुत सारी बातें।
लेकिन सजादनी साहब, एक बात की जरूर गुजारिश करूंगी आपके तवज्जुह से कि PMLN का जो PR मैनेजमेंट है, जो परसेप्शन मैनेजमेंट है, वो इंतहाई कमजोर बल्कि नाखुश है। परसेप्शन ऐसी हाल में जब करप्शन के इतना शोर मचा हुआ है, तो फिर नवाज शरीफ साहब की तस्वीरें सूट सिलवाते हुए, घड़ियां एग्जामिन करते हुए, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में, होटलों में से रवानगी में, ये तस्वीरें आम आदमी के जहन में मजीद सवालात उठा सकती हैं, सूरत हाल को बेहतर नहीं कर सकती। तो पहले उनकी डैमेज कंट्रोल स्ट्रेटजी ये थी कि जी बजाय कि अपने सवालात पे जवाब दो, दूसरे पे हमला कर दो। और अब फिर वहां जाके तो बिल्कुल ही मेरा ख्याल है PR मैनेजमेंट इससे बुरा हो नहीं सकता था। वो वापस जरूर तशरीफ ले आए हैं, लेकिन मेरा जाती ख्याल ये है कि अभी मसला टला नहीं है। और मैं हरगिज ये नहीं कह रही कि कोई भौचाल आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी चेंज आ जाएगी, क्योंकि इस तरह तो हमने सोची ना कि जो सिविलियन हुकूमतें होती हैं उन पे करप्शन के बड़े बड़े इल्जामात उठते हैं, और जब सिविलियन गवर्नमेंट्स को कमजोर करना होता है तो करप्शन का शोर बढ़ जाता है, और फिर आगे चल के वही करप्शन टॉलरेट कर ली जाती है। बस इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो हमारी सिविल मिलिट्री रिलेशंस हैं, वहाँ इस करप्शन को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जाएगा नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को मजीद कमजोर करने के लिए, क्योंकि एक दफा एक राउंड तो वो हार चुकी है, एक दफा वो कमजोर हो चुकी है। क्या वो अब मजीद कमजोर होगी या वो इसे सहार पाएगी? कमीशन की तश्कील में जो देर है, दैट ऑल्सो डजंट गो डाउन वेल फॉर नवाज शरीफ गवर्नमेंट। अगर वो और कमीशन बना देते तो उनके प्रेशर हट जाता, बन जाता कमीशन। आज 100 कमीशन बने, आपने मुझसे ज्यादा कमीशन देखे होंगे, ना कभी कोई नतीजा निकलता है, ना कभी कोई ट्रेल मिलती है। लेकिन द फैक्ट कि ये कमीशन की तश्कील ही नहीं कर पा रहे, किसी को राजी नहीं कर पा रहे, और मेरा ख्याल है कि जो इनका पूरा खौफ है वो स्ट्रीट से नहीं है, लेकिन स्ट्रीट पे तो कोई भौचाल नहीं आया ना। जिन मुल्कों में स्ट्रीट पे भौचाल आया, सड़क नाराज हुई, वहाँ हुकूमतें नहीं हिली। हमारी सड़क तो खामोश है। इनको सब खदशा है इमरान खान साहब से। पीपल्स पार्टी को भी ये मना लेंगे, इनको पता है पीपल्स पार्टी किस हद तक इनके खिलाफ जा सकती है। जो पार्टी इन क्राइम हो वो कितना अपोज करेगा। तो जो एक खदशा है रह दे के, वो एक इमरान खान साहब की तरफ से है, और इमरान खान भी बहुत मोबिलाइज करेंगे, अपने साथ जमात इस्लामी को मिला लेंगे। ANP का थ्रस्ट मुख्तलिफ है, MQM अपने लिए मफादात ढूंढ रही है। तो ये जो पनामा लीक्स आया, इसमें हमारी सियासी जमातें अपना अपना फैज ढूंढ रही हैं। मैं और आप तो ये सोच रहे हैं कि कभी क्या इस मुल्क में कोई पकड़ा जाएगा बेईमानी करके, तो ऐसा लगता है ऐसा नहीं होने वाला। अच्छा जनाब अमीर बात साहब, आप क्या कहते हैं? सवाल वही आपके सामने भी, और आज आर्मी का भी एक नज़र आता है सूरत हाल के, वो भी कहती है साफ करना चाहिए, इस पर गुफ्तगू नहीं शुरू हो सकती है। क्या कहते हैं आप, क्या होने वाला है? आपका क्या परसेप्शन है जी? जी मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मैं थोड़ा यहीं से स्ट्रेच करूंगा आगे जहाँ पे उमर साहिबा ने ड्रॉप की बात। ये सिविल और मिलिट्री जो मामलात हैं, यानी फौज की सिविलियन मामलात में स्टेटमेंट्स आना, और फिर सियासतदानों का हठधर्मी का मुजाहरा करना कि हमने इस मुल्क को नहीं ठीक करना और हमने अपनी रविश नहीं छोड़नी। ये वो कहते हैं ना कि 2-4 बरस का किस्सा नहीं, ये निस्फ सदी की बात है। ये स्टेटमेंट जो आज कल आई 19 अप्रैल को, इससे पहले एक स्टेटमेंट आई थी, अगर आपको याद हो, 11 नवंबर 2015 को कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसका जब एलामिया जारी हुआ तो उसमें फिर कहा गया कि जी गवर्नेंस, ये लफ्ज थे कि गवर्नेंस जो है वो इस मुल्क के लिए नुकसानदेह है अगर वो ठीक ना की गई तो। फिर आपको याद हो चीफ जस्टिस अनवर जहीर जमाली साहब हैदराबाद गए और वहां पे उन्होंने हैदराबाद बार से खिताब किया। ये 3 नवंबर 2015 की बात है। उन्होंने भी कहा कि जी ये तो बहुत डेंजरस है इस मुल्क के लिए, करप्शन, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल, अगर ये रहेगा तो फिर या इसको चला लें या मुल्क को चला लें। फिर उन्होंने सेनेट से खिताब किया, ये पहले सर्विंग चीफ जस्टिस है जिन्होंने सेनेट से खिताब किया, और वहां पे सारे चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेसी बैठे हुए हैं, रजा रब्बानी साहब और बाकी बड़े बड़े नाम। उन सब के सामने उन्होंने कहा कि जी मुल्क ऐसे नहीं चल सकता, ये आप तय कर लें कि आपने करप्शन चलानी है, ये मुल्क चलाना। सो ये स्टेटमेंट्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से लेके और ये चीफ ऑफ द एपेक्स कोर्ट ऑफ द प्रोविंस तक, ऑफ द कंट्री तक, ये चीजें सामने आ रही हैं कि भाई आप थोड़ा अपने आप को ठीक करें। लेकिन वो हमें लग गया। अब देखिए 2008 से लेके अब तक ये 8 साल हो गए। इन 8 सालों में हम ये नहीं कह सकते कि इस मुल्क में आमरीयत है या हम आमरीयत का मातम, मरसिया, रोना
और ये रिटोरिक नहीं सुना सकते कौम को। हमें मानना पड़ेगा कि इन 8 सालों में आपको ना क्यानी साहब ने आपके हाथ बांध के रखे हुए थे कि आप एंटी करप्शन जो आपका चारों सूबों में जो एंटी करप्शन बन चुका हुआ है उसको रिफॉर्म करें, ना राहील शरीफ साहब ने आपके हाथ में जो है वो बेड़ियां डाली हुई है कि आप नैब जो है उसको रीवैम्प ना करें, आप अपनी पुलिस को ठीक ना करें। ये छोटू गैंग ने आपको एक्सपोज करके रख दिया। 8 साल हो गए, अनइंटरप्टेड कंसेक्यूटिव चीफ मिनिस्टर हैं 2008 से लेके। पाकिस्तानी तारीख के 68 सालों के ये पहले शख्स हैं और कायम अली शाह जिन्होंने इतने अरसे तक चीफ मिनिस्ट्री की है अनइंटरप्टेड कंसेक्यूटिव। लेकिन ये आप एक्सपोज हो गए कि आपसे जो है वो 40-50 लोगों का गिरोह जो है वो संभाला नहीं जा रहा। सो इन 8 सालों के अंदर हमने नहीं देखा कि चीजें ठीक हो रही हैं। और फिर वो जब खला पैदा होता है, ये कोई जस्टिफिकेशन कतई नहीं है कि उस खला को पुर करे आके फौज, लेकिन ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का एक डायलेमा है। डॉक्टर साहब बेहतर जानती है इंटरनेशनल रिलेशंस को। जब भी खला पैदा होगा उस खला को पुर करेगा। फिर कौम के अंदर जो सेंटिमेंट्स हैं, जब लोग कहते हैं कि जी शुक्रिया राहील शरीफ के हैशटैग चलना शुरू हो जाते हैं, और फिर जब देखते हैं कि जी वो हर जगह पे पहुंच रहे हैं और 20 जगहों पे हम देखते हैं कि सिविलियन गवर्नमेंट जो है वो हमें नजर नहीं आ रही उस तरह से। सो ये मामला जो है ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, इसको देखना चाहिए सिविलियन गवर्नमेंट्स को। जहां डॉक्टर साहब ने प्रोटेस्ट की बात की, अब आप देखें डेविड कैमरॉन, यानी वैसे तो हमें जी जमहूरियत की सुबह शाम इस कौम को यखनी पिला रहे हैं ये लोग, तो भाई जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, अगर उसके घर के बाहर प्राइम मिनिस्टर के घर के बाहर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो उससे मांग रहे हैं इस्तीफा, और फिर वो अपने 6 साल का इनकम टैक्स का सारा रिकॉर्ड लाके हाउस ऑफ कॉमन्स में रखता है सामने और कहता है कि ये है मैंने कमाया और ये मैंने इस पर टैक्स दिया। ओबामा का मीर साहब नाम तक नहीं है, ओबामा के दूर दूर तक किसी का नाम तक नहीं है पनामा लीक्स में। ओबामा अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो कौम को दिखाता है कि जी मैंने $4,36,000 मेरी आमदन थी, उसमें से $81,000 मैंने टैक्स जमा करवाया, उसमें से $64,000 मैंने चैरिटी में दिए। प्यूटन जिसका बराह रास्त नाम ही नहीं है, उसके एक अजीज का नाम है उसमें, प्यूटन जी। प्यूटन आके कौम को बताता है कि जी मेरे पास 4,500 गज का प्लॉट है, मेरे पास इतने अपार्टमेंट्स हैं, 2 महंगी गाड़ियां हैं। मियां साहब ना दिखानी जमहूरियत है, यानी जमहूरियत के चैंपियन पाकिस्तान में रहते हैं, जमहूरियत नहीं है। भाई आप 4 दिन लाहौर बैठे रहे, उसके बाद आप बाहर निकल गए, वहां पे आपको तो पार्लियामेंट में आना चाहिए था ना डेविड कैमरॉन की तरह। उसको तो लोगों ने डॉजी डेव तक कह दिया। यानी ये वो जमहूरियत है कि ऑपोजिशन में से एक बंदा उठ के कह रहा है डॉजी डेव डेविड कैमरॉन को। आपके साथ तो खुर्शीद शाह ने, इमरान खान ने ऐसा नहीं करना था, सिर्फ सवाल ही कर रहे थे ना। तो आपने ये जहमत तक नहीं की कि आप पार्लियामेंट के फ्लोर पर आए। और वैसे आप जब फौज आती कहते हैं जी पार्लियामेंट को बहाल करना, पार्लियामेंट को जब पार्लियामेंट बहाल हो जाती है तो उसकी हैसियत और वक़्त जो है वो ये आपके साथ। मैं डॉक्टर साहब ठीक कह रही हैं कि परसेप्शन एक जो जमहूरियत के हवाले से बनी हुई है नवाज शरीफ की हुकूमत की, वो अच्छी नहीं है और परसेप्शन ठीक बनाई नहीं गई है। कुछ इक़दाम ऐसे किए गए जिससे परसेप्शन और ख़राब होती है। मसलन अगर वो असेंबली में आ जाते तो मेरा ख्याल में, और कमीशन जल्दी बना देते तो मेरा ख्याल में शायद हालात ज़रा मुख्तलिफ हो जाते। क्या डॉक्टर साहब आपकी क्या राय है? देखिए ये भी, और दूसरा ये कि आप देखिए चाहे वो तलाल चौधरी साहब हों, चाहे वो परवेज रशीद साहब हों, डैमेज कंट्रोल स्ट्रेटजी क्या है? डैमेज कंट्रोल स्ट्रेटजी ये है कि जो मेरी तरफ उंगली उठाएगा मैं पलटकर उस पर हमला करूंगा, सवाल का जवाब नहीं दूंगा। अच्छा। और फिर माजरत के साथ जो हसन हुसैन साहब के स्टेटमेंट्स देख लीजिए, कुलसूम साहिबा के स्टेटमेंट्स देख लीजिए, मरियम बीबी के स्टेटमेंट्स देख लीजिए, एक स्टेटमेंट दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करता है। तो जब आप मीडिया के सामने आते हैं, इतने अच्छे पावर में रहे होते हैं, तो कम से कम आप कंसेंसस ऑफ व्यू होमवर्क करके, तो मैं और आप भी अगर प्रोग्राम करने बैठते हैं ना तो पहले सोच लेते हैं कि क्या बात करेंगे, बात किस तरह आगे बढ़ाएंगे। इन्होंने तो मजीद नुकसान पहुंचाया है अपनी केस को। अच्छा प्रोग्राम नहीं किया इन्होंने। अच्छा प्रोग्राम नहीं किया, साफ बात है, कर सकते थे बेहतर प्रोग्राम। अच्छा, अब कंट्रोल था। अब देखिए पीटीवी पर इमरान खान की तो आपने स्पीच दिखाई नहीं, लेकिन जमायमा के घर के बाहर जो प्रोटेस्ट हो रही है वो दिखा दी। पीटीवी आपका घर का पिछवाड़ा नहीं है, रियासत का इदारा है। आप और मैंने पीटीवी पे काम किया है, मुझे पता है पीटीवी किस तरह चलता है। उन्हें रेटिंग, मेरी और आपकी तरह वो रेटिंग के लिए काम नहीं करते, वो इसलिए काम करते हैं कि पीएम हाउस और प्रेसिडेंट हाउस नाराज ना हो। ये ट्रुथ है पीटीवी का, और ये आज का नहीं हमेशा का है। तो ये जो अवामिल हैं ये जमहूरियत को कमजोर करते हैं। सबसे ज्यादा सही बात अमीर ने ये कही कि हम परफॉर्मेंस ओरिएंटेड डेमोक्रेसी है ही नहीं, हम तो सर्वाइवल ओरिएंटेड डेमोक्रेसी है। ठीक बात, हमें सर्वाइव करना है कि जी हम, और इनका अभी भी स्ट्रैटेजी ये है नवाज शरीफ साहब की कि जी मेरा वोट तो कहीं नहीं जाता, तख्ते पंजाब तो कहीं नहीं जाता, तख्ते पंजाब की वजह से इस्लामाबाद भी कहीं नहीं जाता, मुझे इसको टाइड ओवर करना है। और उनको खतरा है माजरत के साथ एक इमरान खान साहब की वो कौन सी डायरेक्शन ले ले। मेरे ख्याल 24 अप्रैल उनके लिए खतरनाक दिन होगा।
3 जगह प्रोटेस्ट है, एक सिंध में तो कम, NQM का जलसा है, जमात इस्लामी का जलसा है लाहौर में, और इस्लामाबाद में इमरान खान साहब का जलसा है। उसके बाद अगर स्ट्रीट मोबिलाइज हो जाती है तो इनके लिए सूरत हाल गंभीर हो सकती है। या डोमेन तो नहीं है जो स्टेटमेंट कल आया है, लेकिन और भी कई जगह फौज काम कर रही है जो इस वक्त उसकी डोमेन नहीं है, बिलखुसूस सिंध में। तो अगर फौज ये फैसला करती है कि वो अपनी डोमेन से बाहर निकलकर नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करेगी और पनामा लीक्स जो है इशू ऑफ नेशनल एम्बैरसमेंट हो गया है, तो इनके लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। जी थैंक यू वेरी मच जी। अब बात मैं और करना चाहता था लेकिन वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। इसी के साथ हमें इजाज़त लेनी पड़ेगी। साहिबा और अमीर अब्बास का हम एक दफ़ा बहुत बहुत शुक्रिया कहते हैं कि मीर साहब ने भी कहा लेकिन कहते कहते रह गए टार्जन की वापसी के हवाले से। मज़ीद जो है वो ये स्टोरी जो है वो उसे हम अनफोल्ड करेंगे अपने आने वाले प्रोग्राम्स में, उसके लिए आपको उसको देखना पड़ेगा। फिलहाल मुझे और मीर साहब को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।